Hello students, today let's start the 10th chapter of your supplementary reader An Alien Hand। और इस चैप्टर का नेम भी है आपका एन एलियन हैंड मीन्स एक विदेशी हाथ। इस चैप्टर में आपको एक मंगल ग्रह के बारे में बताया गया है कि वहाँ पर कैसे परीक्षण किया गया कि वहाँ पर जीवन है या नहीं है, तो उसके बारे में बताया गया है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक बाइकिंग मशीन होती है। आपने सुना है बाइकिंग मशीन के बारे में, जिसे मंगल ग्रह पर भेजा गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस यानी नासा के बाइकिंग मशीन में दो अंतरिक्ष यान थे, बाइकिंग फर्स्ट और बाइकिंग सेकंड। दोनों में परिक्रमी यंत्र व भूमिगत यंत्र थे। इनका जो प्राथमिक उद्देश्य था मंगल ग्रह की तस्वीरें लेना और कुछ नमूने वहाँ की सतह और मिट्टी से एकत्रित करना था, पर वहाँ पर जीवन के होने के चिन्ह ढूंढना था। बाइकिंग फर्स्ट को 20 अगस्त 1975 को छोड़ा गया था और वह 19 जून 1976 को मंगल ग्रह पर पहुंचा था। बाइकिंग सेकंड को 9 सितंबर 1975 को छोड़ा गया और वह मंगल ग्रह के परिक्रमा कक्ष में 7 अगस्त 1976 को पहुंचा था। तस्वीर लेने और मंगल ग्रह की सतह के वैज्ञानिक आंकड़ों के नमूने एकत्रित करने के अलावा दोनों भूमिगत यंत्रों के 3 जीव विज्ञान प्रयोग किए ताकि वहाँ जिंदगी के जो संभव चिन्ह हैं उनका पता लगाया जा सके। अब इस समय किसी जीवित सूक्ष्म जंतु का इनके अवतरण के स्थान की मिट्टी में पाए जाने का कोई चिन्ह नहीं प्राप्त हुआ। अब चलिए कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं। इसमें एक बच्चा है जिसका नाम टिल्लू है और उसके फादर जो हैं इसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, मंगल ग्रह में पता लगाने के लिए कि वहाँ पर जीवन है या नहीं। टिल्लू और उसके माता पिता एक ग्रह की सतह के नीचे एक आर्टिफिशियल स्थिति में रहते हैं। टिल्लू ने सूर्य और तारों के बारे में पढ़ा है और सुना है, उसने उन्हें कभी देखा नहीं। टिल्लू के पिता एक गुप्त रास्ते से काम करने जाते हैं और टिल्लू इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। टिल्लू, मैंने तुम्हें कितनी बार उस रास्ते से जाने के लिए मना किया है, क्योंकि वह उसी रास्ते को जाना चाहता है जहाँ पर उसके फादर जाते हैं। लेकिन टिल्लू अपने पिताजी से अपनी माता से कहता है कि पर पिताजी वहाँ तो प्रतिदिन जाते हैं। तो उसकी माता ने कहा क्योंकि वह उनका काम है और वह वहाँ काम करने के लिए जाते हैं। जिस रास्ते से टिल्लू के फादर जाते थे वह एक भूमिगत रास्ता था, भूमि के नीचे। टिल्लू के पिताजी हर रोज़ काम करने उसी रास्ते से जाते थे और उसी रास्ते से वापस आते थे। वह एक फॉरबिडन रास्ता था, मीन्स अनजाना। न सिर्फ इसके लिए टिल्लू पर समुदाय का जो अधिकांश समूह भी था वह भी यह जानना चाहता था कि आखिर उसके पिता कहाँ जाते हैं। टिल्लू के पिता ही कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जिन्हें वहाँ जाने की इजाज़त थी। यह बातचीत टिल्लू और उसकी माता के बीच में होती थी। जब भी टिल्लू अपनी माँ से पिताजी का पीछा करने की जिद करता था उसकी माता उसको रोक लेती थी। लेकिन एक दिन वह आ गया कि दोपहर के समय टिल्लू के पिता आराम कर रहे थे और टिल्लू ने उनका सुरक्षा कार्ड लिया और वह चुपचाप अपनी माँ को बिना बताए उस रास्ते पर चला गया। एक धातु थी जिसने उसका दरवाज़ा रोका, लेकिन टिल्लू ने वह कार्ड प्रयोग कर लिया जो उसके पिता का था। उसने उसे एक खांचे में डाला और जिससे दरवाज़ा खुल गया। रोशनी से भरा एक रास्ता उसे बुला रहा था। दूसरी तरफ एक अन्य खांचे से निकले कार्ड को उसने छीना और ऊपरी ढलान पर चलना शुरू कर दिया, क्योंकि रास्ता उस भूमिगत निवास स्थान से उपग्रह की सतह पर जाता था, नीचे से ऊपर। टिल्लू में
सूर्य की तरफ देखने की इच्छा थी। वो कहते थे कि अगर दिन का समय होता तो मैं सूर्य को देखता, और तारों को देखने की अगर रात का समय होता, जिसके बारे में उसने इतना पढ़ा और सुना था कि दिन के समय सूर्य दिखता है और रात्रि के समय तारे। टिल्लू ने सुरक्षा की व्यवस्था को अच्छे ढंग से नहीं समझा था और एक अदृश्य मशीन ने उसका पता लगा लिया और उसके अंदर घुसने की जो तस्वीरें खींच ली। उस तस्वीर को केंद्रीय जो कार्यालय था वहाँ पर भेज दिया गया और जिसका अच्छे तरीके से निरीक्षण किया गया, और इससे पहले कि टिल्लू 10 कदम आगे और बढ़ता, एक बड़े हाथ ने उससे कंधे पर पकड़ लिया और नरमी से पर दृढ़ता से उसे सुरक्षाकर्मी ने उसे उसके घर तक की ओर पहुंचा दिया। जब उसे सब डांट रहे थे तो उसके फादर ने कहा कि मुझे इसे कुछ कहना है, मुझे अपने तरीके से टिल्लू को समझाने दो, और उन्होंने समझाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सुनो टिल्लू, मैं उस एक सतह पर काम करता हूँ जहाँ साधारण लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए हवा बहुत पतली है और जहाँ तापमान इतना कम है कि सर्दी से जमकर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। टिल्लू ने कहा, लेकिन पिताजी आप कैसे जीवित रह पाते हैं? तो उसके पिता ने बताया, क्योंकि मैं वहाँ पर पूरी तैयारी से जाता हूँ, एक विशेष कपड़ों का जोड़ा और ऑक्सीजन का भंडार लेकर। मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ और मेरे जूते भी विशेष रूप से उस सतह पर आसानी से चलने के लिए बने होते हैं। और क्या है, मैं सतह पर काम करने और जीवित रहने के लिए प्रशिक्षित भी हूँ। मतलब मुझे इस बारे में पढ़ाई की गई है कि जो व्यक्ति को इस बारे में नहीं पता होता है, कोई अनजान या अजनबी व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है। एक समय था जब हमारे पूर्वज प्राकृतिक रूप से सतह पर रहते थे। वास्तव में उन्होंने कई लाख वर्षों तक ऐसा किया, परंतु अब समय बदल गया है। वही सूर्य जो हमें जीवन प्रदान करता था अब बिल्कुल प्रतिकूल हो गया है। वह सिर्फ थोड़ा बदला, लेकिन उसके बदलाव का इतना प्रभाव पड़ा कि ग्रह पर प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। पहले चिड़ियाँ लुप्त हुई, मीन्स गायब हो गईं। उसके बाद जानवर, मछलियाँ और अधिक सहन नहीं कर सके, और हम सिर्फ अपनी श्रेष्ठ तकनीक के कारण जीवित रह पाए कि जो तकनीकें हैं जिनका हम उपयोग कर पा रहे हैं उनसे ही हम जीवित हैं। हमें कृत्रिम स्थितियों में भूमिगत रहना पड़ा। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीक़ों से हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं। धन्यवाद सूर्य ऊर्जा के हम पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति कर अपने जीवन को आरामदायक बना सकते हैं। उन मशीनों से जिनसे यह काम संभव होता है हमेशा अच्छी स्थिति में होना चाहिए। उनमें से कुछ सतह पर मैं उस दल का सदस्य हूं जिसकी जिम्मेदारी है कि वह उन पर नज़र रखे और उन्हें ठीक रखे। फिर उसने कहा, पिताजी क्या मैं बड़ा होकर दल में शामिल हो सकता हूँ? उसके पिता ने कहा, बेशक, ज़रूर, अगर तुम चाहो तो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अच्छा लड़का बनना पड़ेगा और जैसे तुम्हारे माता पिता कहें वैसा करना पड़ेगा। उसकी माँ ने हमेशा की तरह आखिरी शब्द कहा। अब कंट्रोल रूम में एक टीवी स्क्रीन पर एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में यही प्रश्न उठता है कि क्या दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है? केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण बयान देने वाले हैं कि अगले दिन जब टिल्लू के पिता काम पर गए तो उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम में बहुत एक्साइटमेंट था, उत्तेजना थी। लोग बड़ी टीवी स्क्रीन के चारों ओर एकत्रित थे। स्क्रीन पर एक पृष्ठभूमि पर एक बिंदु नज़र आ रहा था। यह एक तारा भी नहीं था, क्योंकि यह अपना स्थान बदल रहा है। हमारे कंप्यूटर ने इसे वस्तु का प्रक्षेप पथ दिया है। यह हमारी ओर आ रहा है। आखिर पाली के सुपरवाइज़र ने, आखिरी पाली मीन्स पाली के अनुसार होते हैं कि जैसे सुबह दिन में दूसरी टीम वर्क करेगी, रात्रि को दूसरी टीम। तो जो दूसरी टीम के सुपरवाइजर थे उन्होंने समझाया, एक अंतरिक्ष यान। टिल्लू के पिताजी ने कहा, अब
अब तक नई पाली के उनके दल के सदस्य भी उनसे मिल गए थे। ऐसा हमारा विचार है, लेकिन हमें इसकी ओर ध्यान रखना पड़ेगा। एक अंतरिक्षयान कहाँ से? सौरमंडल में सिवाय उनके ग्रह के और कहीं भी जीवन होने की जानकारी नहीं थी। टिल्लू के पिता उन प्राचीन दिनों की याद करने के लिए, जिन्हें केंद्रीय ब्यूरो के अभिलेखागार में रिकॉर्ड किया गया था, जब उनके पूर्वजों का विकसित अंतरिक्ष कार्यक्रम था और उन्होंने सौरमंडल की आदमी सहित और आदमी रहित अंतरिक्ष यानों से छानबीन की और पाया कि वे बिल्कुल अकेले थे। पर अब इस ऊर्जा की कमी और भूमिगत जीवन के दिनों में उनका कोई अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं था। वे सिर्फ अस्थायी रूप से प्रेक्षण स्थान से उसका अवलोकन कर सकते थे। यह अजनबी कौन थे? सेंट्रल ब्यूरो का सम्मेलन का कमरा इतना शांत था कि कोई भी बाहर का व्यक्ति सोचता कि वो बिल्कुल खाली है। इससे वह अपनी क्षमता के अनुसार पूरा भरा हुआ था, लेकिन केंद्रीय कमेटी के सदस्य सामान्य रूप से शांत थे। उन्हें मालूम था कि अध्यक्ष कोई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला था। अध्यक्ष ने कहा, साथियों, मैं तुम्हें रिपोर्ट दूंगा जैसे मेरे पास है। इस समय जब मैं बात कर रहा हूं तो परिस्थिति बदल सकती है। अध्यक्ष अपने कागजों को क्रम में लगाने के लिए रुका और उसने कहा, 2 अंतरिक्ष यान हमारी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक हमारे इस ग्रह के चारों तरफ घूम रहा है, जबकि दूसरा कुछ दूरी पर है। हमारे अनुमान से वे हमारे पड़ोसी ग्रह से आ रहे हैं। हमें कैसे प्रतिक्रिया दिखानी चाहिए? नंबर 1 अपना सुझाव दे। उन्होंने नंबर्स में पूछा, तो नंबर 1 ने कहा कि वह हमारे साहस और बुद्धिमत्ता नंबर 1 जो हमारे साहस और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा, श्रीमान, अगर हम चाहें तो हम इन अंतरिक्ष यानों को अपने यंत्रों के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, पर इससे हमारी बुद्धिमत्ता या हमारी बुद्धिमानी नहीं माना जाएगा और हमारे पास इन यानों को अंतरिक्ष रूप में कार्यवाही से हटाने की क्षमता नहीं है। पर अगर यह तल पर आ जाए तो हम जब भी चाहें इन्हें अप्रभावित कर सकते हैं। नंबर 2 से पूछा गया, जो अध्यक्ष ने कमेटी के वैज्ञानिक से पूछा। उन्होंने कहा, मैं हस्तक्षेप न करने और निष्क्रिय निरीक्षण की अनुशंसा करता हूं, क्योंकि हम इन अंतरिक्ष यानों को भेजने वालों की शक्ति को नहीं जानते कि जिसने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं उनकी कैसी पावर है। हम उनके इरादों के बारे में पूर्ण रूप से जानते भी नहीं हैं और यही बुद्धिमत्ता होगी कि हम इन्हें अपने विद्यमान होने का अस्तित्व न बताएं। अगर हम इन अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर दें या इनके प्रभाव को समाप्त कर दें तो इससे हम अपने अस्तित्व को दिखला सकते हैं। अध्यक्ष ने नंबर 3 जो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे उनसे कहा, तो उन्होंने बताया कि जो नंबर 2 के विचार हैं मैं उससे सहमत हूँ। मैं नंबर 2 से सहमत हूँ। बेशक मैं यह कहूँगा कि हमें अपनी सतह की गतिविधियाँ कम से कम करनी चाहिए ताकि हम यह प्रभाव दे सकें कि इस ग्रह पर जीवन नहीं है। अध्यक्ष के कुछ कहने से पहले ही निजी टेलीफोन बजा। उन्होंने रिसीवर उठाया और चुपचाप 1 मिनट के लिए सुना। साथियों, उन्होंने घोषणा की कि पहला अंतरिक्ष यान उतर गया है। टिल्लू अपने पिता के साथ उस दिन कंट्रोल रूम में गया था। टिल्लू के जीवन का यह महत्वपूर्ण दिन था, वह दिन जिसकी वह बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि उसके पिता उसे आखिरकार कंट्रोल रूम में ले ही गए। यहाँ से वह परकीय अंतरिक्ष यान को टीवी स्क्रीन पर देख रहा था। कितनी अजीब दिखने वाली चीज़ है पिताजी, इसमें क्या है? टिल्लू ने पूछा। उसके पिता ने सिर हिलाया। कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, हम सिर्फ इसे दूर से देख सकते हैं, परंतु हम इसके सभी पुर्जों पर नियंत्रण कर सकते हैं और अगर वह किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करे तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने प्रभावशाली भाग जिस पर अनेक रंगीन बटन थे की ओर इशारा किया। टिल्लू ने उन्हें
अच्छे ढंग से देखा। देखो पिताजी, वह कुछ कह रहा है। टिल्लू ने अचानक अंतरिक्ष यान में कुछ गति देखी। कंट्रोल रूम में जो दूसरे लोग थे उन्होंने भी यही देखा। एक मशीन अपना हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकाल रही थी और वह ग्रह की सतह की ओर मुड़ रही थी। वह मुड़ा और धरती को छूने लगा। लोग स्क्रीन की ओर पहुंचे और नज़दीकी से उन्होंने देखा कि टीवी कैमरे के टेलीस्कोप का लेंस यांत्रिक हाथ को बड़ा करके दिखा रहा था। टिल्लू ने जो कंट्रोल पैनल था जिस पर बटन बने हुए थे, सब बटनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाल बटन को दबाना शुरू किया। वह हिला। बहुत तेज सीटी की आवाज़ आई और टिल्लू ने देखा कि सब लोग उसकी ओर देख रहे हैं। उसके पिता ने उसे एक साइड को धकेला और लाल बटन को फिर दबा दिया। अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। अब नासा द्वारा आयोजित एक पत्र सम्मेलन में एक वैज्ञानिक दुनिया के समाचार पत्रों के सम्मुख विचार रख रहे थे। उन्होंने कहा कि बाइकिंग मशीन के साथ सब ठीक चल रहा है। एक छोटी परेशानी है, वह यंत्र जो मंगल ग्रह की मिट्टी को खोदकर उसके परीक्षण के लिए बनाया गया था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसका कारण तो मालूम नहीं, पर हमारे टेक्नीशियनों को विश्वास है कि वो इसे ठीक कर लेंगे। और कुछ समय के पश्चात नासा द्वारा एक अन्य खबर दी गई कि यंत्र फिर दोबारा से कार्यशील है। हमारे टेक्नीशियनों के प्रयासों के लिए धन्यवाद। मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं और उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मीन्स वो जो हाथ उन्हें टीवी स्क्रीन पर दिख रहा था वो क्या था? वो बाइकिंग मशीन थी जिसे मंगल ग्रह पर परीक्षण के लिए भेजा गया था। मंगल ग्रह पर जीवन। हमारे सौरमंडल में सब ग्रहों में से मंगल ग्रह ही धरती के सबसे निकट है और भौतिक स्थितियां भी हमारी धरती जैसी ही हैं। इसके लिए बाइकिंग मशीन के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन पाने के लिए आशान्वित हैं कि उन्हें आशा है कि मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है, पर उन्हें निराशा हाथ लगी कि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है। बाइकिंग मशीन को मंगल ग्रह पर जीवन की कोई अंश नहीं मिले। तो स्टूडेंट्स, वो टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा था कि कोई यान है, वो मंगल ग्रह की तस्वीर दिखा रहा था कि मंगल ग्रह पर वो पहुंच चुका था और वहां पर हमें कुछ चिन्ह भी मिले हैं जिससे ये पता लगा कि मंगल ग्रह पर जीवन नहीं है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।